प्रोसेस करेगा, देन उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको वापस उसका आंसर दे देता है, राइट। बट कंसिडर सेम क्वेश्चन कोई यूजर फिर से पूछ रहा है, तो अगेन क्या होगा, सेम आप मॉडल एलएलएम के पास जाएगा एंड वहां से आंसर जनरेट करेगा। तो सेम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 बार पे करना पड़ रहा है, राइट। जैसे हमने देखा था एलएलएम का कॉस्टिंग कैसे होता है, इनपुट जितना दोगे एंड जितना आउटपुट जनरेट करेगा। तो आपने ऑलरेडी इस इनपुट को प्रोसेस किया था एंड देन आउटपुट भी आपका जनरेट हुआ है, तो आप फिर से पे करना पड़ रहा है, राइट। कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी, या फिर इवन ये आंसर जनरेट होने की लेटेंसी भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर हमने कैश किया, कैश मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई क्वेश्चन यूजर पूछता है एंड उसे एलएलएम से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसे कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इन मेमोरी स्टोर में या फिर कहीं पे। जैसे रेडिस एक डेटाबेस है, वो क्या करता है, आपको ये स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूजर की क्वेरी एंड उस क्वेरी के लिए एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स आया था, इनको स्टोर करके रखेंगे डेटाबेस में। तो जैसे ही यूजर नई क्वेरी पूछेगा, तो हम पहले चेक करेंगे क्या ये क्वेरी या फिर इससे सिमिलर क्वेरी आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, आपके रेडिस में एग्जिस्ट करती है। अगर रेडिस में वो क्वेरी होगी, तो हम क्या करेंगे, अभी एलएलएम के पास जाने की जरूरत है क्या, नो, राइट, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस क्वेरी को प्रोसेस किया है एंड देन उसका आंसर जनरेट किया है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एलएलएम, डायरेक्टली जो आपने रेडिस में स्टोर किया था उस क्वेरी का आंसर, वो रेडिस से ही रिटर्न करेंगे। यही होता है कैशिंग। कैशिंग का एक बेसिक आइडिया रहेगा आपको। यस, क्लियर है, ठीक है। एंड ये करना कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले जस्ट मोंगोडीबी देख लेते हैं। तो मोंगोडीबी क्या है, एक डेटाबेस है जो कि की वैल्यू के फॉर्म में होता है। की वैल्यू मतलब जैसे आपका डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में की एंड वैल्यू होते हैं, सेम वे में मोंगोडीबी में भी डेटा स्टोर किया जाता है। एंड ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए पाइथन का एसडीके या फिर पाइथन क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज पाईमोंगो। पाईमोंगो क्या है, पाईमोंगो से आप आपके मोंगोडीबी डेटाबेस से पाइथन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मोंगोडीबी डेटाबेस कहीं पे होस्टेड हो सकता है, मे बी आपके लोकल में होगा, या मे बी हो सकता है किसी क्लाउड पे आपकी कंपनी ने होस्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो हम करेंगे क्या, उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है, कुछ इस तरीके से आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग दिखेगी, ठीक है। अगर आपको मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, जो आपकी टीम है, जो आपके मैनेजर या फिर जो सीनियर टीम है, वो उनको आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मांगनी होती है। अगर आपको मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको क्या होगा, ये स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी एंड देन उस स्ट्रिंग का क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले ये मोंगो, मोंगो मतलब क्या होता है, हम मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। देन ये जो होता है वो यूजर नेम होगा, जो भी आपका कोई यूजर नेम है, यूजर नेम होगा, पासवर्ड, इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड हुआ था, देन एट द रेट होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, यस, होस्ट मतलब क्या होता है, जैसे जिस मशीन पे डिप्लॉय हुआ है, राइट, जहां पे वो डिप्लॉयड है उसका आईपी रहेगा ये होस्ट, एंड देन पोर्ट। सो मंगोडीबी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है दिस वन, 27.27.017। तो डिफॉल्ट पोर्ट के साथ क्या होगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। तो हमको करना क्या होता है, इस स्ट्रिंग का यूज करके आप मंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे एंड देन आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग देख लिया। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, उसके आपका लोकल है तो लोकल के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होगी, लोकल होस्ट ये, ठीक है। एंड मंगोडीबी का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आपका डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट में आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होगा। इसको अगर आपको एसक्यूएल के साथ देखना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एक डीबी मतलब क्या है, आपका होल, ये हम क्या करते हैं, एक्सेल फाइल जो होती है आपकी, उसका एग्जांपल लेते हैं। डीबी मतलब क्या होगा, होल एक्सेल का एप्लीकेशन,
जो आपके लोकल में होता है। एक्सेल का एप्लीकेशन मतलब डेटाबेस। देन कलेक्शन मतलब क्या होगा, एक्सेल की एक सिंगल फाइल, राइट, एक्सेल की एक सिंगल फाइल आप क्या करते हो, ओपन करते हो, दैट इज कलेक्शन। देन उस फाइल के अंदर मल्टीपल शीट हो सकती है क्या, शीट 1, शीट 2, नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, राइट। दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। एंड की वैल्यू पेयर्स मतलब जो एक्चुअल में आपका डेटा स्टोर है रो के अंदर या कॉलम के अंदर, दैट इज की वैल्यू पेयर, ठीक है। एंड क्या होता है इसमें, आप मल्टीपल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया है मोंगोडीबी के साथ। एंड देन जनरली आपको डेटाबेस या फिर कुछ भी सीखना है, इवन फास्ट एपीआई वगैरह, तो वहां पे डेवलपमेंट में CRUD ऑपरेशन पॉपुलर होते हैं। CRUD ऑपरेशन मतलब आपको क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट एंड डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस अगर आते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप कर सकते हैं, ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो इस मोंगोडीबी के CRUD ऑपरेशन एग्जैक्टली कैसे होंगे, उसी का जस्ट सिंटैक्स है वो हम देखने वाले। तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में एक मोंगोडीबी आपके लोकल में क्रिएट करके यही नोटबुक का यूज करके देख सकते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो क्रिएट कैसे होगा, जो क्लाइंट हमने बिल्ड किया यहाँ पे, ठीक है, उस क्लाइंट में जो भी हम नेम देंगे तो क्या होगा, उस नेम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो डेटाबेस मतलब हमने क्या कहा था, जो आपकी एक्सेल शीट होती है, राइट, एक्सेल की फाइल वो ओपन होगी। देन उसके अंदर आपको एक सिंगल शीट क्रिएट करना है, तो वो हम क्या करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो अंडर दिस डीबी हमने यूजर डेटा नाम का एक कनेक्शन कलेक्शन क्रिएट करके रखा है। देन उसमें ये डेटा कैसे करना है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आपके पास 2 चीजें हैं, इंसर्ट 1, इंसर्ट मेनी। सो इंसर्ट 1 से क्या होता है, अगर आपको कोई सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट आपको मंगोडीबी में इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट 1 होता है। एंड जहां पे आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं तो वहां पे इंसर्ट मेनी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट 1 में हमने क्या किया है, एंड ऑलवेज जब आप इंसर्ट करोगे आपको डिक्शनरी पास करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा की वैल्यू के पेयर में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में ये वैल्यू पास करेंगे तो आपके डेटाबेस में ये वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट करें तो आपको करना क्या है, लिस्ट देनी है। एंड उस लिस्ट में डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज है मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, एक सिंगल ये आपको करना है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट 1, मल्टीपल करना है तो इंसर्ट मेनी। देन यहाँ पे रीड डेटा, रीड मतलब जो ऑलरेडी मंगोडीबी में डेटा एग्जिस्ट करता है वो डेटा आपको रीड करना है। तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, एक है फाइंड 1, मतलब ये क्या करेगा, आपको सिंगल डॉक्यूमेंट फाइंड करके देता है। एंड फाइंड सिर्फ फाइंड है, वो क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देगा जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से रहेगा, कलेक्शन डॉट फाइंड 1, एंड इसके अंडर आपको कंडीशन देनी है। कंडीशन मतलब जिस कंडीशन के ऊपर आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। जैसे फाइंड 1 नेम यूजर 4 दिया तो ये क्या फाइंड करेगा, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट है जहां पे नेम जो है वो यूजर 4 है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट ये रिटर्न करेगा। तो फाइंड 1 में क्या होता है, जो टॉप पे डॉक्यूमेंट होगा सिर्फ वो सिंगल डॉक्यूमेंट ही पास करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में जैसे आपने नेम यूजर 4 दिया तो यूजर 4 की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। बट कंसिडर आपको सारी डिटेल नहीं देखनी है, आपको सिंपली यूजर का ईमेल देखना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ईमेल 1, ईमेल 1 मतलब जो फील्ड आपको देखनी है उसको 1 करना है। एंड जैसे ये आईडी बाय डिफॉल्ट शो करता है तो आपको नहीं करना है, तो उसके लिए 0 करेंगे। तो क्या होगा, सिंपली यूजर 4 जहां पे भी नेम है उसका सिर्फ ईमेल आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये क्या होगा, फाइंड 1। सो फाइंड मेनी मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया एंड जेंडर मेल किया है, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट जहां पे जेंडर मेल है उन सब की लिस्ट आपको मिल जाती है। तो हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तो आपको उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी जहां पे जेंडर मेल है, राइट। देन हमने यहाँ पे क्या किया है, जेंडर मेल, नेम 1, ईमेल 1, आईडी 0। इसका मतलब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अभी आपको क्या शो करेगा, सारे मेल का
सिर्फ नेम एंड ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे यूजर का नेम एंड सिर्फ ईमेल शो कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे डॉलर देंगे एंड देन उसके आगे कंडीशन होती है। डॉलर जीटी मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। डॉलर जीटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, डॉलर इक्यू मतलब क्या होता है, इक्वल टू होगा। एनई मतलब नॉट इक्वल टू। एल टी लेस देन इक्वल टू इन मतलब फ्रॉम गिवन लिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया एज एंड एल टी 30, तो इसका क्या मीनिंग होगा, व्हाट यू मीन बाय एल टी, यस, लेस देन 30। तो ये क्या सर्च कर रहा है, आपके होल डेटाबेस में ऐसे यूजर जिनकी एज लेस देन 30 है, सिंपली उनका डेटा शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जीटीई 30 दिया है, जीटीई 30 का क्या मीनिंग होगा, ग्रेटर देन। जीटी मतलब क्या था यहाँ पे, इक्वल टू। मतलब ऐसे यूजर जिनकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, वो सारे यूजर्स यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वे में हम क्या कर रहे हैं, जीटी 30 एंड उनका सिर्फ नेम एंड ईमेल भेज कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमने दिया एज इन मतलब क्या है, ऐसे यूजर जिनकी एज 20, 30, 40 या फिर 50 है। अदर देन दिस, अगर 21 है, 35 है, 46 है, वो यूजर्स मिलेंगे क्या आपको, नो, राइट। ओनली वो यूजर्स जिनकी एज 20, 30 एंड 40 है, 40 एंड 50 है, सिर्फ वही यूजर्स यहाँ पे आपको फेच होके मिलेंगे। ठीक है, अगेन आप मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन कर सकते हो, जैसे और मतलब क्या होगा, और का क्या मीनिंग होता है, और एंड और कब यूज करेंगे, जब एनी वन कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। एंड कब होता है, एंड मतलब जहां पे आपको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंड कंडीशन दी है एंड देन एज जीटी 30, जेंडर मेल। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा डेटा फेच होगा, जहां पे जेंडर मेल है एंड एज ग्रेटर देन 30 है, राइट। सिंपली वो डेटा जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऐसा ही डेटा फेच होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेल 50 एंड ये मेल 66, ये डेटा फेच हुआ है। ठीक है, एंड इवन आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन फाइंड एएमटी देंगे एंड देन उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, जैसे इफ यू रिमेंबर हमने आपके एनएलपी के प्रोजेक्ट में कहा था, क्या कर रहे थे हम, जो भी डेटा आपके पास आपके मंगोडीबी में था, आपको डेटा कैसे मिला था एनएलपी के प्रोजेक्ट के लिए, यस, क्लाइंट का जो हिस्टोरिकल डेटा है उन्होंने उनके डेटाबेस में स्टोर किया था एंड उस डेटाबेस का आपके साथ एक्सेस शेयर किया था। तो आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन फाइंड एंड ईएमटी दोगे, डिक्शनरीज का मतलब क्या होता है, जितनी भी सारे वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। एंड देन जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका सारा डेटा होगा एंड आपने सिर्फ आईडी को 0 रखा है, मतलब अदर देन आईडी सारी के सारी वैल्यूज आपको शो होने वाली है। ठीक है, बट आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम कॉलम चाहिए तो आप उस कॉलम का नेम दोगे, वहां पे 1 रखोगे, जैसे नेम 1, एज 1, जेंडर 1, तो क्या होगा, सिर्फ उतनी ही वैल्यू आपको फेच होके मिलेगी। एंड देन हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये जो फाइंड हुआ है सारा डेटा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इस डेटा फ्रेम के बाद आपको उसमें सीएसवी में जैसे करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डीएफ डॉट टू सीएसवी कंप्लेन डॉट सीएसवी, तो क्या होगा, वो कंप्लीट डेटा आपको जहां पे स्टोर करना है आप वहां पे उनको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 minutes।
ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने डेटा को क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करना है, एंड देन रीड कैसे करना है वो देखा। देन नाउ एडिट कैसे करना है, यहाँ पे भी सेम दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अपडेट वन, अपडेट मेनी। तो अपडेट वन क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू अगर आपको अपडेट करनी है तो अपडेट वन होगा, एंड एक साथ जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पे मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करना है तो अपडेट मेनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर रहे थे, नेम यूजर को फाइंड आउट कर रहे थे, बट आप क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फर्स्ट आप दोगे, यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट डिक्शनरी में कंडीशन हुआ, कंडीशन मतलब जहां पे आपको वो वैल्यू को अपडेट करना है, एंड सेकंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे डॉलर सेट देंगे, एंड ये मतलब क्या होता है, जहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पे आपको क्या करना है, एज को 70 करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फर्स्ट में कंडीशन, सेकंड में जो वैल्यू आपको चेंज करनी है वो देना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर फोर, नेम यूजर फोर, सेट एज 70, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका यूजर फोर की एज क्या है करंटली 50 है, राइट, बट हम क्या कर रहे हैं, जहां पे भी यूजर फोर है उसकी एज को 70 सेट करें, एंड जैसे हमने यहाँ पे चेक किया तो अभी यूजर फोर की एज 70 सेट हो चुकी है। ठीक है, अपडेट में नहीं करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एज हमने देखा है जीटी, जीटी मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 30, जहां पे भी है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एज की वैल्यू को क्या सेट कर रहे हैं, 30 प्लस सेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, जहां पे भी एज की वैल्यू है वहां पे ऑटोमेटिकली 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन सेम वे में डिलीट, डिलीट के भी दो मेथड है, डिलीट वन, डिलीट मेनी। क्या होता है, डिलीट वन मतलब सिंपली जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिलीट किया जाएगा, एंड डिलीट मेनी में क्या होता है, जितनी भी आपकी मल्टीपल वैल्यूज है जहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एवरीवेयर वो डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे डिलीट वन, नेम यूजर फोर कर दिया तो क्या होगा, जहां पे भी यूजर फोर है वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे यूजर 1 2 3 है, 5 है, बट 4 की वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे डिलीट मेनी, जहां पे एज 30 प्लस है तो क्या होगा, जहां पे भी एज 30 प्लस थी ऐसे सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इतना ही मोस्टली आपको समझना है, तो इतने ही ऑपरेशंस हो गए, मोस्टली आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आ रहा है मंगोडीबी का, एक बार आप उसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो इजीली और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। जस्ट आपको समझना क्या है, हर किसी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इंसर्ट वन, इंसर्ट मेनी, अपडेट वन, अपडेट मेनी, राइट, डिलीट वन, डिलीट मेनी, रीड, फाइंड वन, फाइंड। जिससे क्या होता है, आपको मल्टीपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है या फिर सिंगल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ये डिटरमाइन होगा। एंड आप क्या कर सकते हैं, आपके मंगोडीबी से डेटा फेच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, एवरीथिंग यू कैन परफॉर्म। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आ रहा है क्या? तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब आपको इसका यूज करना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, इस तरीके से अगर डेटा फेच करना है तो रीड करोगे, फाइंड वन, फाइंड मेनी का यूज करोगे, जहां पे डेटा आपको स्टोर करना है तो जो भी ऑप्शन से अपडेट करना है, डिलीट करना है, इन मेथड का आप यूज करोगे। ठीक है, ऑल राइट, अगेन ये नोटबुक क्या कर लेता हूं मैं, जो आपका इस आज का डेली नोट का फोल्डर है उसमें ये नोटबुक भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली इसमें किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है या फिर क्या फंक्शनैलिटी है। तो इसमें क्या है, पाईमोंगो नाम का एक क्लाइंट था, यूजिंग दैट पाईमोंगो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अभी हम रेडिस के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन लेंगे, एंड देन रेडिस के लिए कैशिंग के लिए भी रेडिस का यूज होता है। तो कैशिंग कैसे कर सकते हैं आप, राइट, आपका कोई भी एलएलएम एप्लीकेशन है तो उसके लिए रेडिस में कैसे कैशिंग करेंगे वो भी हम क्या है यहाँ पे करके देखते हैं। तो रेडिस क्या है, इट इज आल्सो डेटाबेस, बट ये जो डेटाबेस है ये इन मेमोरी है। इन मेमोरी मतलब क्या होता है, यस, व्हाट डू मीन बाय इन मेमोरी? इट विल वो करंट मेमोरी ही यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए, जहाँ पे अब सिस्टम का ही।
या मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं रैम जो होता है आपका रैम, रैम में ये डेटा स्टोर करता है। वाई वी आर स्टोरिंग इट इन रैम, क्योंकि रैम में ऑपरेशन फास्टर होते हैं। अगर आपने डिस्क में स्टोर किया तो डिस्क से रीड करना है रैम में, देन रैम से ऑपरेशन करना होता है। तो जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स है तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली रैम में आपका सारा डेटा स्टोर करोगे आप, ठीक है। एंड ये जो भी है वो रैम में ही स्टोर होता है रेडिस, इसलिए इन मेमोरी डेटा स्टोर है। एंड इसलिए कैशिंग वगैरह करना है जहां पे आपको फास्टर रिट्राइवल चाहिए, उस यूज केस के लिए आप क्या करते हो, यू विल यूज रेडिस, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो रेडिस का इंस्टॉलेशन हर किसी एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे लिनक्स के लिए कैसे करना है, विंडोज के लिए कैसे करना है, आपको इजीली ऑनलाइन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। जस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोलैब में भी आप ये इन मेमोरी है तो कोलैब में भी एक बेसिक इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कोलैब के लिए पहले यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जस्ट अ मिनट, रन एनीवे, एंड देन रेडिस सर्वर को हम सेट कर रहे हैं। एंड रेडिस सर्वर मतलब चल रहा है या नहीं, रेडिस आपका डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप क्या करें, रेडिस CLI से पिंग नाम का एक कमांड दे रहे हो। तो अगर ये रिटर्न में पॉन्ग देता है मतलब क्या है, आपका डेटाबेस सेटअप है, ठीक है। आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो। सर रेडिस से कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग्स या फिर कोई यस, क्रेडेंशियल्स नहीं लगते? होता है ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये इन मेमोरी यहाँ पे ही क्रिएट कर रहे हैं, बट जो होता है जहाँ पे कनेक्शन वगैरह सेट करना है वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे एक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पिंग से आपको पॉन्ग रिटर्न में आया, इसका क्या मीनिंग है, आपको आपका जो रेडिस है वो वर्किंग कर रहा है। एंड यहाँ पे आपका जो पाइथन का क्लाइंट है, जैसे मोंगोडीबी के लिए पाइथन का क्लाइंट कौन सा था, यस, पाइमोंगो। पाइमोंगो। तो सेम वे में यहाँ पे रेडिस नाम का एक लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल रेडिस करेंगे, ठीक है। देन इसका कनेक्शन वगैरह सेट कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो जैसे उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट था आपके मंगोडीबी का डिफॉल्ट पोर्ट क्या था, 27070, राइट। तो सेम वे में इसका डिफॉल्ट पोर्ट रेडिस का क्या होता है, 6379 होता है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोकल का एक लोकल होस्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एंड जहाँ पे भी आर डॉट पिंग, मतलब ये जो कनेक्शन है उसको बिल्ड किया है आर नाम से, आर डॉट पिंग करेंगे, रिटर्न में ट्रू आ रहा है, मतलब क्या है, आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ है। एंड यहाँ पे भी थर्ड एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपको कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो ये भी क्या है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप क्या कर रहे हो, नेम बैटमैन, तो क्या होगा, आर डॉट सेट नेम बैटमैन, मतलब क्या हो रहा है, नेम बैटमैन है आपके मेमोरी में स्टोर होगा। तो अगर आपको जाके वहां पे चेक करोगे गेट नेम, तो ये क्या करेगा, इंस्टेंटली आपको नेम देगा। तो आप कर क्या सकते हो, इसका कैशिंग के लिए यूज कैसे होगा, कंसिडर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेते हैं कोई क्वेरी है, जैसे कुछ क्वेरी है आपकी, ये क्वेरी आ गई, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है एंड इसका रिस्पॉन्स आपको मिल गया। हमने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स है न्यू दिल्ली, ये सेट करके रखा है, ठीक है, ऑलरेडी हमने सेट किया है। तो जब फिर से ये सेम क्वेरी आएगी, अभी आपको LLM के पास जाने की जरूरत है क्या, यस, नो, राइट, व्हाई नॉट, क्योंकि आपका डेटा, जैसे मैंने कहा था कैशिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी आपको एप्लीकेशन है, आपने LLM का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन, हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे।
या इज इट विजिबल? ये नोटपैड दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो ये होता कैसे है पहले वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर रेडिस या फिर बिफोर कैशिंग कैसे वर्क होगा आपका एलएलएम, आप मतलब ये ऑलमोस्ट आप डेटाबेस या फिर हर जगह के लिए कैशिंग कर सकते हैं, बट आपको एलएलएम स्पेसिफिक देखना है, तो एलएलएम में एक किस तरीके से कैशिंग होगा वो देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बिफोर कैशिंग। बिफोर कैशिंग, तो बिफोर कैशिंग क्या होगा, जो भी यूजर की क्वेरी है, सो यहां से हम लिखते हैं यूजर की क्वेरी आएगी, हम उसको पास कहां पे करेंगे, एलएलएम में करेंगे, एंड देन एलएलएम से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल वर्क करता है। बट कंसिडर अभी यूजर ने सेम क्वेश्चन सेम क्वेरी फिर से पूछे, सेम व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, एवरीथिंग इज सेम, देन आपने इस रिस्पॉन्स को कहीं पे स्टोर किया है क्या? नो। तो क्या करना पड़ेगा, वही क्वेरी फिर से एलएलएम के पास सेंड करेंगे, एंड एलएलएम के पास जब ऑपरेशन होगा तो सेम क्वेरी के लिए आपने यहाँ पे इनपुट का कॉस्टिंग ऑलरेडी दिया था, आउटपुट का कॉस्टिंग ऑलरेडी दिया था, तो फिर से आपको यहाँ पे कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा क्या, क्योंकि सेम क्वेरी को आप फिर से प्रोसेस कर रहे हो, राइट। बट जब हम कैशिंग करते हैं तो कैशिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आफ्टर कैशिंग, आफ्टर कैशिंग क्या होगा, जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी, ठीक है, यहां से क्वेरी आएगी, तो हम डायरेक्टली एलएलएम के पास नहीं जाएंगे, इंस्टेड ऑफ पहले हम आपके डेटाबेस में चेक करेंगे। सो यहाँ पे आपका ये रेडिस है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये आपका रेडिस है। तो रेडिस में क्या चेक करेंगे, क्या इस क्वेरी को हमने कहीं कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेरी की स्टोर की है। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, मतलब अभी ये फर्स्ट टाइम क्वेरी पूछा है, तो क्या है, इंफॉर्मेशन होगी क्या इसमें? नो। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, जस्ट मिनट, इस रेडिस को नीचे करते हैं, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये आपका रेडिस है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी डायरेक्टली एलएलएम के पास सेंड नहीं करते हैं, क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट होती है तो क्या होगा, यहीं से रिस्पॉन्स हम एलएलएम मतलब क्वेरी को रिटर्न में दे देंगे। ठीक है, एलएलएम के पास गए क्या हम अभी तक? नो। बट ये यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ एलएलएम के पास जाएंगे एंड एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देगा, एंड देन ये जो रिस्पॉन्स मिला है ये प्लस क्वेरी आपके डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे। रेडिस में हमने क्या किया, स्टोर करके रखा। तो जब यूजर सेम क्वेश्चन पूछने वाला है तो क्या करेंगे, अभी जब सेम क्वेश्चन आएगा तो हम चेक करेंगे क्या इस क्वेरी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है। अगर स्टोर है तो एलएलएम में जाने की जगह पे डायरेक्टली रेडिस से ही उसको रिटर्न करेंगे। तो अभी फिर से आपको प्रोसेस करना पड़ रहा है क्या, जो टाइम लगेगा, जो कॉस्ट लगेगा, वो फिर से बेयर करने की जरूरत है क्या? यस, नो, राइट। ये बेसिक समझ में आ रहा है कैशिंग का, कैशिंग में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्लियर है ये? ठीक है, एंड यही सारी चीजें हम क्या करते हैं, जो आपका रेडिस है उसमें कर रहे थे। तो क्रिएट डिलीट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं, एंड देन ये कैशिंग आपके एलएलएम एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि लैंड चेन में क्या है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी है रेडिस का, तो आपको ज्यादा कुछ चीजें करनी नहीं होती, जस्ट एक बार आप कैशिंग सेट कर दोगे तो क्या होगा, आपका ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो क्या होगा, की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होने वाला है, एंड देन रीड मतलब क्या होगा, आर डॉट गेट, अगर आपको नेम चाहिए तो नेम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर हमने इसी को सेट करके रखा है, ये सेट हो गया, एंड देन हम क्या करते हैं, आर डॉट गेट सेम क्वेरी जब इसमें पास करेंगे तो ये रिटर्न में क्या देना चाहिए आपको, जो भी इसका रिस्पॉन्स हमने सेट किया था, दैट इज न्यू दिल्ली, राइट। तो क्या है, न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो यहाँ पे सेट कैसे करना है, आर डॉट सेट की देन उसकी वैल्यू, आर डॉट सेट की देन उसकी वैल्यू, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटा को सेट करते हैं। एंड रीड कैसे करना है, आर डॉट गेट की का नेम देंगे तो वैल्यू आपको रिटर्न में मिलती है, एंड ये रिट्रीव इंस्टेंटली होता है, क्योंकि ये 8:25 आपका बोलते हैं। ओके। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हो रहा है यहाँ पे ये इन मेमोरी है, इन मेमोरी मतलब
कहीं पे डिस्क में या फिर कहीं पे नहीं, आपके रैम पे जहां पे ये सारी चीजें हो रही है वहीं पे ये अवेलेबल है। इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, इंस्टेंटली आपको रिस्पांस मिल जाता है एंड इसकी लेटेंसी बहुत ही कम आती है। तो लेटेंसी रिड्यूस करना है आपके एप्लीकेशन का, तो वहां पे भी क्या होता है, ये कैशिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रीड कैसे करना है ये देखा। देन अगेन कंसिडर, आपको पहले यूजर ने कुछ क्वेश्चन पूछा था एंड देन कुछ आ गया, तो आपको सेट करना है। तो पहले आपने नेम क्या लिया था, आपने बैटमैन सेट करके रखा है, राइट। तो उसको अपडेट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, r.set नेम की एंड जो न्यू वैल्यू है वो देंगे। तो क्या होगा, अभी जो नेम होगा आपका ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड डिलीट करना है तो सेम वे में r.delete नेम करेंगे तो नेम डिलीट हो जाएगा एंड देखेंगे तो नेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक ऑपरेशन है। क्या क्या है, r.set जिससे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, r.get जिससे हम फेच कर सकते हैं, देन डिलीट के लिए r.delete। जस्ट इतने 3 वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, सिंपल। देन नॉट जस्ट वो सिंगल वैल्यू, आप कंप्लीट पाइथन डिक्शनरी भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जेसन लेना है एंड ये आपकी डिक्शनरी है, नेम, बैटमैन, एज 30, इसको आपको स्टोर करना था। तो आप क्या करोगे, r.set user1, बिकॉज ये आपका यूजर है एंड ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब ये यूजर की आईडी के साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी, ठीक है। एंड रिट्राइव कैसे करना है, जेसन डॉट लोड करेंगे, r.load तो क्या होगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है फेच होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट डिक्शनरी मतलब मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ सेट एंड एक साथ रिट्रीव भी कर सकते हो फ्रॉम हियर। देन अभी मेन जो है आपका रेडिस का यूज करना है, LLM एप्लीकेशन में कैशिंग कैसे करनी है, राइट, वो आपको देखना है। तो वही हम देखेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो ये जो रेडिस आता है इसका ये ओपन सोर्स है, मतलब आप आपके लोकल में डाउनलोड करके उसको सेटअप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये क्लाउड में भी आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लाउड में भी इसको सेटअप कर सकते हो। तो यही देखेंगे हम क्लाउड में सेटअप कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये फ्री में भी अवेलेबल है, मतलब फ्री में आई थिंक कुछ 30 MB का कुछ स्टोरेज आपको मिलता है, ठीक है। उस URL पे जाना है एंड आपको अकाउंट साइन इन करना है। जस्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये जो URL है यहाँ पे सिंपली जाना है आपको एंड यहाँ पे आप सेट करोगे रेडिस फ्री। तो क्या होगा, जो रेडिस का क्लाउड पे अवेलेबल है वहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली साइन इन विद गूगल या फिर गिटहब कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो डालोगे जैसे आप नॉर्मल करते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, रेडिस क्लाउड में जस्ट मुझे ओके ये लॉग आउट हो गया, जस्ट आई विल साइन इन अगेन, जस्ट अ मिनट मैं साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अकाउंट साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मतलब करंटली ये क्या बोल रहा है, आपके पास कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्या है, इसमें आपको $5 पर मंथ देना है। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इतना स्पेस मिलेगा, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी इतनी है, ये सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है। या फिर प्रो भी है जो जहाँ पे मतलब आपका अगर एप्लीकेशन आपको प्रोडक्शन में यूज करना है तो बेसिकली आप ये प्रो वाला लेते हो, ठीक है। तो उसमें आपको $200 पर मंथ है। बट अभी के लिए आपको फ्री का देखना है, तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्या, ट्राई 30 MB फॉर फ्री। तो ये कंप्लीटली फ्री होता है एंड आप फ्री में यूज करना है तो आप इसका यूज करोगे। देन आपको यहाँ पे डेटाबेस को जो नेम देना है वो नेम दे सकते हो, ठीक है, जो आप करंटली यही रखते हैं, अदरवाइज आप खुद से यहाँ पे चेक करोगे। देन डेटाबेस का वर्जन ही सेम रखना है। देन यहाँ पे तीनों ये आपको मिल जाते हैं। AWS के ऊपर आपका डेटाबेस होस्ट करना है,
जीसीपी के ऊपर या फिर एजूर के ऊपर एडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं, देन उसका रीजन भी सेलेक्ट करना होता है। व्हाई दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट? यस, हमने देखा था लास्ट टाइम। यस, क्या होता है, आपका यूजर बेस जहां पे है उसके आसपास का ही रीजन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी के लिए यही सेलेक्ट करते हैं एंड देन डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका डेटाबेस अभी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वी विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ओके, जैसे ये बिल्ड होता है, यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, पब्लिक एंड पॉइंट? यस, ये इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक एंड पॉइंट, बट आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे CLI पे जाते हैं। तो CLI पे ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड दिखेगा। तो आपको करना क्या है, ये रेडिस से लेके ये एंड तक ये है आपकी स्ट्रिंग जो आप कनेक्शन के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक फ्री का डेटाबेस क्रिएट किया, या फिर आपकी कंपनी में जो भी डेटाबेस है उसकी आपको इस तरीके से रेडिस की स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का यूज करके कैसे कनेक्ट करना है एंड देन उसमें आपके AI एप्लीकेशन में कैसे कैशिंग आप एनेबल करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे रेडिस पे जाते हैं एंड देन सिंपली यहाँ पे हम OpenAI के मॉडल भी यूज करने वाले, राइट? क्योंकि आपको LLM के लिए कैशिंग करनी है, इसलिए OpenAI की API की लेते हैं। एंड यहाँ पे LangChain OpenAI क्यों? बिकॉज वी वांट टू यूज OpenAI मॉडल एंड LangChain Redis। इसका मतलब क्या होगा, रेडिस का LangChain में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो दोनों भी हम डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, LangChain OpenAI LangChain Redis डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ हम लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे LangChain Core ग्लोबल से सेट LLM कैशे। ठीक है, LLM के लिए अगर आपको कैशे सेट करना है सिंपली इतना आपको चाहिए। देन ये रेडिस सिमेंटिक कैशे एंड दूसरा एक नॉर्मल कैशे होता है, ये दोनों भी हम लेंगे। देन चार्ट OpenAI क्यों, बिकॉज वी वांट दिस मॉडल OpenAI एम्बेडिंग, क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल है एंड रेडिस भी इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, देन आपको ये रेडिस URL जो हमने कॉपी की थी वो यहाँ पे डाल देनी है। दिस इज योर रेडिस URL। तो क्या होगा, अभी इस URL से रेडिस डॉट फ्रॉम URL, इस रेडिस URL के साथ हम कनेक्ट करें एंड रेडिस क्लाइंट डॉट पिंग, अगर ट्रू आता है मतलब आप रेडिस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो डेटाबेस आपने क्लाउड पे बिल्ड किया था अभी उस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड कैशे। स्टैंडर्ड कैशे मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्टली देखेगा जैसे यहाँ पे अगर नेम है तो क्या करेगा, नेम ही सर्च करेगा। जब ऐसी क्वेरी आती है व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एग्जैक्टली यही क्वेरी आनी चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, न्यू दिल्ली है ये रिटर्न करेगा। मतलब ये क्या करेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करने वाला है, वो होता है आपका नॉर्मल कैशे। ठीक है, वो इंटीग्रेट कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड कैशे LangChain Redis LangChain अंडरस्कोर Redis, हमने Redis कैशे लिया है। ठीक है, एंड देन OpenAI का मॉडल, यहाँ पे हमने क्या किया, Redis कैशे एंड उसमें जो Redis URL थी जो हमने ऊपर लिया है उस Redis URL को दिया। तो क्या होगा, ये Redis URL के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे TTL नाम का एक पैरामीटर होता है। TTL मतलब क्या, ये जो आपको कैशे स्टोर करना है कितने टाइम के लिए करना है, उस सेकंड में टाइम देना होता है। अगर आपने यहाँ पे 3600 दिया है तो क्या होगा, यस आपका ये जो भी कैशे है वो कितने टाइम के लिए स्टोर रहेगा, 1 आवर के लिए। ठीक है, तो या फिर
जब तक ये डिलीट नहीं होता तब तक होता है, हम इसमें सेव भी कर सकते हैं। देन आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही रेडिस कैशे आप बिल्ड करोगे, रेडिस कैशे से रेडिस यूआरएल, एंड देन आपको सिंपली इतना सेट करना है, सेट अंडरस्कोर LLM कैशे रेडिस कैशे, उसमें पास करेंगे। ये लाइन जैसे ही आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो हमने यहाँ पे देखा था क्या हो रहा है, प्रीवियसली क्या हो रहा था, क्वेरी करोगे LLM के पास जाएगा एंड रिस्पॉन्स मिलेगा। बट अभी क्या करना है आपको, सेट करोगे तो क्वेरी करेगा तो डायरेक्टली LLM के पास जाना है क्या, पहले रेडिस में चेक करना है क्या एग्जैक्टली वो कैशे, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो क्या करना है, सिंपली वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिटर्न करना है, एंड देन अगर नहीं होगी तो LLM के पास जाना है, राइट। तो जैसे ही ये हम सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो मैकेनिज्म सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, LangChain ने ये सब कुछ ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है क्या, आपको सिंपली इतना पार्ट करना है। इतना पार्ट क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, इसमें किसी को डाउट? यस, क्लियर है ना। ये रेडिस यूआरएल लिया एंड देन हमने क्या किया, LangChain अंडरस्कोर रेडिस से रेडिस कैशे इंपोर्ट किया है एंड सेट LLM कैशे। ये सेट LLM कैशे भी आपको कहां से मिला, LangChain कोर ग्लोबल से सेट LLM कैशे। तो क्या होगा, अभी आपका हर एक LLM का कॉल पहले रेडिस में चेक होगा, अगर उसमें स्टोर है तो वहीं पे आंसर मिलेगा। तो हमने क्या किया है, आपका एक LLM सेट किया है एंड देन हम जस्ट टाइम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम से ही आपको पता चलेगा एक्चुअली LLM को कॉल कर रहा है या फिर डायरेक्टली कैशे से दे रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट टाइम, देन यहाँ पे LLM को इन्वोक कर रहे हैं एंड टाइम। तो हम क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट एंड एंड माइनस स्टार्ट टाइम। इससे क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्टली आपको ये रिजल्ट एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम मिला है। ये फंक्शन समझ में आ रहा है क्या? यस, रेडिस कैशे इज नॉट डिफाइंड, इसको रन कर लेते हैं। ये फंक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा LLM को, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग इन 3 सेंटेंसेस, एंड देन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें ये प्रॉम्प्ट पास करेंगे। तो क्या होगा, उस रिस्पॉन्स को जनरेट होने में कितना टाइम लगा एंड एग्जैक्टली क्या रिजल्ट मिला, ये आपको रिटर्न होने वाला है, ठीक है। ये जनरेट हो रहा है एंड ये आपको रिजल्ट मिला। तो आपको कितने टाइम में इसका रिस्पॉन्स मिला है, 2.88 सेकंड्स। तो अगर हम अभी सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको LLM के पास जाने की जरूरत है क्या? यस, LLM के पास जाने की जरूरत है? नो नो, व्हाई? क्योंकि ये आपके कैशे में ऑलरेडी स्टोर है। तो वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली कैशे से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको अगर LLM के पास जाते तो आपको अराउंड 2.88 सेकंड इतना टाइम लगता, बट जैसे हम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स मिला। कितने टाइम में मिला है, 0.02 सेकंड। व्हाई इतनी इंस्टेंटली मिला, क्योंकि आप LLM के पास गए ही नहीं, आपने क्या किया है, सिंपली आपके कैशे से रिस्पॉन्स निकाल के दिया है। तो यहाँ पे आपका लेटेंसी इंप्रूव हो रहा है, राइट। सेम क्वेश्चन के लिए आप फिर से LLM के पास नहीं जा रहे हो। आगे ना आपका कॉस्ट भी यहाँ पे स्टोर हो, मतलब सेव होगा क्या? यस, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी सेव होगी क्योंकि आपने फिर से LLM को कॉल नहीं किया है। ये क्लियर है? बट यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड कैश है उसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन सेम होना चाहिए। अगर इसमें एक वर्ड या फिर एक कैरेक्टर भी चेंज हुआ तो आपका कैशे फाइंड नहीं हो पाएगा। तो आप क्या चाहते हो LLM के लिए, सिमेंटिक कैशिंग। व्हाट यू मीन बाय सिमेंटिक कैशिंग, अगर कोई सेंटेंस इसके सिमिलर है तो ऑलवेज ऐसे होगा क्या, आप सेम वर्ड में ही क्वेश्चन पूछोगे, हो सकता है उसको थोड़ा सा चेंज करके आप पूछ सकते हो, राइट, करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिमेंटिक कैशिंग यूज करना है, यूजिंग रेडिस एट सिमेंटिक कैशिंग। तो करना क्या है, उसके लिए हमने एम्बेडिंग मॉडल लिया है एंड सिमेंटिक कैशे, ये कहां से लिया, सेम वे में रेडिस LangChain से रेडिस सिमेंटिक कैशे लिया है, ठीक है। एंड देन उसमें रेडिस की URL, एम्बेडिंग मॉडल एंड यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। व्हाट यू मीन बाय डिस्टेंस, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है। ये क्या चेक करेगा, जो हमने DB में स्टोर किया है क्वेरी एंड जो अभी करंटली यूजर ने पूछा है,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 0.2 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है ऐसे बोल सकते हैं क्या, अगर उनका डिस्टेंस इतना कम आ रहा है तो? यस, यस। यस। तो हम सिंपली क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सिमेंटिक कैशे में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं देखने वाले। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड कैशे में अगर आपका सेम क्वेश्चन होगा तो ही आपका कैश हिट होने वाला है, मतलब आपको कैशे से रिस्पॉन्स मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर सिमेंटिकली सिमिलर सेंटेंस आता है तो भी हम सेम रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ पे ये लिया है एंड सेम वैसे हमने क्या किया, सेट एलएलएम कैश इक्वल टू ये जो सिमेंटिक कैश है वो दे दिया। तो हमने एक फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिया, क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कितना टाइम लगा ये एवरीथिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट एंड आपका प्रॉम्प्ट। तो आपका प्रॉम्प्ट क्या था, क्या है, क्या हुआ इसको, व्हाइल सर्चिंग जीरो व्हाट इज एरर। एक काम करते हैं, उसको फिर से ये कर लेते हैं, रेडिस कैशे। ठीक है, मे भी क्या हुआ होगा, पहले हमने स्टैंडर्ड कैशे सेट किया, अभी सिमेंटिक कैशे कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नहीं हो पा रहा है, मतलब पहले उसको एज अ हम स्टैंडर्ड कैशे यूज कर रहे थे बट अभी सिमेंटिक कैशे यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो उसका ये होता है क्या बोल सकते हैं हम, डिफरेंस है, वो क्या हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आपको ये इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कैशे है वो पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिलीट करना बहुत ही सिंपल है, आई थिंक कैशे डॉट डिलीट समथिंग होता है, उसी का यूज करेंगे कैशे। कैशे या फिर कहाँ पे गया, ये जो सिमेंटिक या फिर ये कैशे था, और ये कहाँ गया वो कैशे, या फिर चेक ही कर लेते हैं, हाउ टू डिलीट दिस रेडिश कैशे डॉट डिलीट समथिंग रहेगा। डिलीट है क्या या क्लियर है, आई थिंक क्लियर से, क्लियर है क्या, क्लियर करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका ये क्लियर हो गया, नाउ इट शुड वर्क। क्या हो रहा है, सिमेंटिक कैश में क्या हो रहा है, एट्रीब्यूट, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्यों आ रही है। ओके, ये ओवरराइट, ओके ओवरराइट करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली इसको कैंसिल ही करते हैं। आई थिंक दूसरा है कुछ, क्लियर की जगह पे कुछ दूसरा है, क्या एट्रीब्यूट क्या है, डॉट क्या क्या ऑप्शन है, प्रीफिक्स टीडीएस अपडेट लूप, ये क्लियर, वेट, क्लियर रेडिस कैशे इन पाइथन, क्या है एग्जैक्टली, आई थिंक उसका फ्लश कुछ फंक्शन है, फ्लश नाम का कुछ फंक्शन है, लेट्स चेक। यस, आई थिंक ये फ्लश ऑल है, ये करके देखते हैं। फ्लश ऑल क्या बोल रहे हैं, ओके, ये रेडिस कैशे के नहीं, जो हमने डीबी सेट किया था ऊपर, कहाँ गया वो डीबी, उस डीबी से करते हैं, रेडिस क्लाइंट डॉट फ्लश ऑल, क्योंकि उसी डीबी में सब कुछ स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये आपने सारा डेटा को फ्लश कर दिया, नाउ लेट्स सी, ओके एंड ठीक है, हमने क्या किया, सिमेंटिक कैशे सेट किया है। ये क्यों हो रहा था, प्रीवियसली आपने उसको सेट किया था एज इट इज कीवर्ड चेक करने को, बट अभी आप उसको सिमेंटिकली जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, इसकी वजह से वो जो कंपेटिबिलिटी का वो प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, रेडिस सिमेंटिक कैशे सेटअप किया है, उसमें एम्बेडिंग मॉडल है, वाई एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है, चेक करेगा, यस, एम्बेडिंग मॉडल क्या चेक करता है, सिमेंटिक सिमिलरिटी बिटवीन क्वेरी एंड दिस। तो हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, लेट्स सी,
अगेन ये सेम एरर क्यों आ रहा है, जस्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट तो किया था। ओके, क्या बोल रहा है, हाउ रेडिस सर्च इंडेक्स और बिकम करप्टेड। ठीक है, रेडिस क्लाइंट ये तो किया था हमने। ओके, ओवरराइट इक्वल टू ट्रू करके देखते हैं, या फिर से एक बार फ्लश करेंगे, फ्लश ऑल ही किया था ना हमने। आ गया, यस, ऑल राइट। व्हाई इट इज गिविंग सेम एरर। ओवरराइट इक्वल टू ट्रू करके देखते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दिस कुछ हो रहा होगा। ओके, इसमें ओवरराइट का आर्गुमेंट ही नहीं है। ये कनेक्ट तो हो रहा है एट्रीब्यूट्स अगेन। ये एक काम करते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट सेशन। जनरली आप दोनों में से एक ही यूज करोगे, राइट? या तो सिमेंटिक, या फिर सिमेंटिक ही यूज होता है मोस्टली। एंड यहाँ पे आके देखेंगे जो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, ये दो दो यूजर्स दिखा रहा है। ठीक है, पहले इसको डिलीट करके न्यू क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि 80% जो भी है ऑलरेडी इसका यूजेस बता रहा है। ठीक है, न्यू डेटाबेस, ट्राई 3। ठीक है, सब कुछ एज इट इज रखेंगे, जस्ट डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, कनेक्ट करेंगे एंड देन CLI से ही आपको कॉपी कर लेना है, रेडिस। ओके, इसको करके देखते हैं फिर से, एंड इसको भी रन टाइम रिस्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली आपको सिमेंटिक कैशे यूज करना है। नॉर्मल ये जो स्टैंडर्ड कैशे है, ये जो जनरल एप्लीकेशन है उसमें यूज होता है, बट LLM एप्लीकेशन में सिमेंटिक कैशे ही यूज होगा। ठीक है, एंड देन इसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड कैशे की जगह पे इस सिमेंटिक कैशे पहले इंपोर्ट कर लेना है। कैसे इंपोर्ट कर रहे थे, सेम वे में, रेडिस कैशे ये। ठीक है, ओपन या API की सेट कर लेते हैं। कहाँ गया ओपन या API की। सेट LLM कैशे, एंड सिंपली हम चेक करेंगे। ओके, एक फंक्शन भी बिल्ड नहीं हुआ है, कहाँ गया वो फंक्शन, उसको फिर से बिल्ड कर लेते हैं। यस, यही पे इसके अंदर था। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ओके, ये कैशे सेट नहीं करना था, बट ठीक है, सिंपली ये फंक्शन वहीं पे लेके जाएंगे,
and वहां पे रन करते फिर से। तो अभी क्या हुआ है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये आपका क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेरी है, राइट। एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी मिला है आपको। ओके, इतनी जल्दी क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पूछा था कि ये ठीक है 0.75 सेकंड दे रहा है, ठीक है। मे बी इसने फास्ट रिस्पॉन्स दिया। अगर हमने उसको क्वेश्चन पूछते हैं कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है क्या, मतलब वर्डिंग में अलग है बट मीनिंग दोनों का सेम ही है। यस, यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड यहाँ पे कैन यू टेल मी कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। लेट्स सी, तो यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स कितने टाइम में दिया, 0.31 सेकंड्स। व्हाई, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग इट टू द एलएलएम, ये आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी जो कॉस्टिंग है वो स्टोर हो रही है क्या, सेव हो रही है क्या, एंड लेटेंसी भी कम हो रही है। तो ये पहले आपको जस्ट इतना याद रखना है, सिमेंटिक कैशिंग। सिमेंटिक कैशिंग में हो क्या रहा है, हमने रेडिस सिमेंटिक कैशे का यूज किया है फ्रॉम लैंगचेन रेडिस, उसमें रेडिस यूआरएल दिया, एम्बेडिंग मॉडल एंड यहाँ पे डिस्टेंस। एंड ये जो होता है वो कोसाइन सिमिलरिटी नहीं होती है, जनरली हम कोसाइन सिमिलरिटी देते हैं, बट यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज हो रहा है। देन जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, सिमेंटिक कैशे सेट करना है, तो क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, पहले आपकी क्वेश्चन की कोसाइन सिमिलरिटी यूक्लिडियन डिस्टेंस चेक होता है विथ योर, मतलब आपके रेडियस में जो क्वेरी है, अगर सेम मिलता है तो आंसर रिटर्न होगा, अदरवाइज एलएलएम के पास जाएगा एंड एलएलएम आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। अगर आप उसको कैशिंग में ही मिल जाता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द एलएलएम डायरेक्टली कैशिंग से रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम मतलब लेटेंसी कम होगी, आपका जो कॉस्टिंग लगने वाला था सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रोसेस करने का, वो दोनों सेव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, आपको जस्ट सिमेंटिक कैशिंग याद रखना है। एंड कैसे कर सकते हैं ये भी क्लियर है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सिमेंटिक कैशे का ये क्रिएट करना है एंड एलएलएम सेट एलएलएम कैशे, उसमें सिमेंटिक कैशे देना है, तो ऑटोमेटिकली लैंगचेन ये सारी चीजें आपके लिए हैंडल कर लेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है ये सब कुछ, इसमें किसी को कुछ डाउट। सर वो नॉर्मल इंडेक्सिंग जब अपन करते हैं तब उसमें अपने को वेक्टर डीबी का नाम देना होता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेडिस में ही सेव करता है सारी वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर जो भी क्वेरी होता है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जब ये सिमेंटिक कैशे आपके कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडिस यूआरएल पास किया है। ये रेडिस यूआरएल कहाँ से मिले आपको, जो हमने आपके क्लाउड से लिया है। तो क्या हो रहा है, उस यूआरएल से ये कनेक्ट हो रहा है उस डेटाबेस के साथ, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं, इस यूआरएल पे ही ये सारी चीजें हैंडल कर लेगा। और नॉर्मल इसमें सर कोसाइन सिमिलरिटी से फाइंड आउट होता है सिमेंटिक मीनिंग, और इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, राइट। यस, क्योंकि यूक्लिडियन डिस्टेंस थोड़ा सा फास्टर है कंपेयर टू कोसाइन सिमिलरिटी। ओके, तो कैशिंग के लिए यही एक मेथड यूज होता है, सॉरी लैटेंसी कम करने के लिए, कि डिफरेंट मेथड्स भी है और कुछ। यस, मतलब डिफरेंट दूसरी भी चीजें जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड लेटेंसी की दूसरी मेथड, जैसे स्मॉलर मॉडल यूज करना, मतलब जो लार्जर मॉडल है वो टाइम ज्यादा लेते हैं, राइट। अगर आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है तो स्मॉलर मॉडल यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल मॉडल राउटिंग करते हैं, वो देखेंगे हम। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की कुछ और भी टेक्निक्स है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक बोल सकते हैं आप। आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा इंडस्ट्री में अभी यूज हो रहा है, बट ये मे बी फ्यूचर में इसका यूज बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए इसका सिमेंटिक कैशिंग का, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो अभी ये कैशिंग भी देख लिया हमने, तो नेक्स्ट फ्यू थिंग्स अभी हमें देखना है, जैसे सिस्टम डिजाइन के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। सो सिस्टम डिजाइन क्या होते हैं, आपको आइडिया है व्हाट इज सिस्टम डिजाइन? किसी को आइडिया है क्या होता है सिस्टम डिजाइन? मतलब जस्ट हम गूगल से पूछ लेते हैं व्हाट इज सिस्टम डिजाइन। क्या होता है सिस्टम डिजाइन? अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल, इंटरफेस, डेटा फ्लो फॉर अ सिस्टम सैटिस्फाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी डेफिनेशन, बट हम क्या करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन मतलब क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है, ठीक है।
कोई भी एप्लीकेशन जैसे जेएनआई का एप्लीकेशन, रैग एप्लीकेशन, ये आपको डिजाइन करना है तो उसमें दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, आपका एप्लीकेशन रन होने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। तो आपको एक कस्टमर केयर चैटबॉट चाहिए तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। सबसे पहले जो आपका पीडीएफ है, जो डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में वो प्रोसेस होना चाहिए, मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन। देन उसके बाद रैक की कंप्लीट प्रोसेस, चंकिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर डीबी, एलएलएम, देन उनको आंसर देना। ये सारी क्या है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, आपका एप्लीकेशन रन होने के लिए जो चीजें आपको चाहिए, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे वो भी पूछ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होते हैं, डिफाइंस व्हाट द सिस्टम डज, मतलब इसके फीचर, उसके बिहेवियर। नॉन फंक्शनल मतलब क्या होते हैं, हाउ सिस्टम वर्क। तो ये भी क्या है वो ले लेते हैं, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन फंक्शनल, तो फंक्शनल मतलब क्या है, एग्जैक्टली आपका सिस्टम क्या करता है। तो इन द केस ऑफ रैग आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, एक्सट्रैक्शन, चंकिंग, एम्बेडिंग, वो सब कुछ जो आपका सिस्टम एग्जैक्टली काम कर रहा है, जो भी उसके फीचर है, बिहेवियर्स है। नॉन फंक्शनल सिस्टम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि आपका ये जो एप्लीकेशन है वर्क कैसे करेगा, मतलब अगर कंसिडर बहुत ज्यादा यूजर्स आ गए तो ये स्केल कैसे करेगा, राइट। अगर ये कंसिडर आप जिस सर्वर पे आपने डिप्लॉय किया है, ठीक है, वो सर्वर क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें को हैंडल करना मतलब होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये समझ में आ रहा है क्या। तो मोस्ट ऑफ द चीजें हमने जो देखी थी या फिर जो डेवलपमेंट में होता है, जब तक आपका 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, मोस्टली आपका काम यहाँ पे होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली सिस्टम क्या करेगा, उसके फंक्शन, उसकी कोडिंग कर रहे हो। बट जैसे ही आप सीनियर रोल पे जाओगे, मतलब 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में भी सोचना होता है। मतलब जैसे मल्टीपल यूजर्स आएंगे, बहुत ज्यादा यूजर आएंगे तो कैसे स्केल करना है, अगर आपका सर्वर क्रैश हो गया तो कैसे करना है, आपकी लेटेंसी आपको रिड्यूस करना है, मतलब यूजर को जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होना चाहिए, वो सारी चीजें आते हैं अंडर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है क्या ये। सिस्टम डिजाइन मतलब ओनली फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम अभी तक देख रहे थे, उसके साथ साथ यू हैव टू थिंक अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आल्सो। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यस, क्लियर है ना, किसी को कुछ डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जस्ट एक बेसिक आइडिया लेते हैं। ऐसे नहीं है कि उसका सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन वर्क अगर करके देखना है, सिस्टम डिजाइन करना है, तो उसके लिए अनदर 3-4 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, राइट, सिस्टम डिजाइन। बट अभी हम क्या करते हैं, जस्ट एक बेसिक आइडिया, जिससे इवन आप इंटरव्यू में भी उतना भी बोलेंगे तो भी क्या है आपको चल जाएगा, ठीक है। उस लेवल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्या है इसका ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसिडर आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया। कहां पे डिप्लॉय करते हैं आप एप्लीकेशन, यस, सर्वर पे। सर्वर पे, ठीक है। आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, जो भी आपने सर्वर बिल्ड किया था, मे बी वो सर्वर EC2 हो सकता है, जैसे हमने EC2 पे डिप्लॉय किया था, राइट, या फिर Azure VM हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जहां पे सर्वर मतलब क्या है बेसिकली, व्हाट यू मीन बाय सर्वर, यस, सर्वर का क्या मीनिंग होता है, We can say it as a virtual machine. यस, एक वर्चुअल मशीन है, जैसे आपका लैपटॉप है, सेम वे में एक मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सर्वर लिखते हैं, ये सर्वर है, जैसे आपका लैपटॉप है वैसे ही एक मशीन है, जस्ट उसकी क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें जो रन होना चाहिए, ये जो चालू, ये 24 आवर्स चालू रहनी चाहिए, राइट, क्योंकि यूजर कभी भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है, उसको इंटरनेट का एक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस 24/7 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो आपका एप्लीकेशन कोई यूज नहीं कर सकता। एंड सेकंड होना चाहिए, पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो आपका लैपटॉप पब्लिकली एक्सेसिबल होता है क्या जनरली, नो, राइट।
तो ये सर्वर क्या होता है, पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। तो पब्लिक कैसे एक्सेस कर पाती है उसको, इसके आईपी से, पब्लिक आईपी से, राइट। तो आप आपके लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं, बट जनरली आप पब्लिकली उसका एक्सेस नहीं देना चाहोगे, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वर का यूज करोगे। तो सर्वर में क्या होता है, जो भी आपके यूजर्स है, आपका यूजर आएगा यहाँ पे, जो भी उसको इनपुट देगा एंड देन जो भी ये सर्वर देगा, तो इस तरीके से दोनों का कम्युनिकेशन चलता है यूजर का, राइट। जो भी उसको चाहिए, चैटबॉट बिल्ड किया है आपने, जो कुछ भी बिल्ड किया सर्वर पे चलेगा। तो कंसिडर इस सर्वर की कुछ ये होगी, हम बोल सकते हैं कि उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हो सकता है इसमें आपने 8 GB की रैम रखी है, ठीक है, 8 GB ऑफ रैम है एंड देन मे बी उसमें 4 CPU है, ऐसे हो सकता है, राइट। तो हर एक रैम या फिर हर एक कॉन्फ़िगरेशन की एक लिमिट होती है, राइट। जैसे 1 यूजर आएगा, अभी आपके लैपटॉप में जितनी भी रैम है, तो कंसिडर मैंने उसमें, मुझे एक टैब ओपन करने, ठीक है, मैं अगर क्रोम पे गया एंड मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन किए, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपकी जो रैम है वो फुल हो जाएगी एंड ये सारा जो ये है वो क्रैश हो जाएगा। व्हाई, ये क्रैश क्यों होता है, क्या रीजन है, मतलब आपका होल ये जो, अगर मैंने मल्टीपल बहुत ज्यादा टैब्स ओपन किए तो ये आपका क्रैश हो जाएगा। व्हाई, क्रैश क्यों हो जाएगा, क्या रीजन है, क्योंकि आपकी रैम फुल हो जाएगी, राइट। ऐसा होता है कि आपके साथ, मतलब जब आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस ओपन रखते हो तो आपका होल थिंग रिस्टार्ट हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, ये पॉसिबल है। यस, ऐसे जनरली होता है क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है। तो कंसिडर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स अभी आ रहे हैं, अभी आपका एप्लीकेशन छोटा था बट मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं, तो ऐसे पॉसिबल है क्या, मल्टीपल यूजर्स अगर आ रहे हैं तो इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके उतने ज्यादा यूजर को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आपका ये सर्वर क्रैश हो जाए, हो सकता है। यस, ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, जब मल्टीपल यूजर आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो इतना जो आपके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन था वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्लियर है। यस, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो स्केलिंग। व्हाट यू मीन बाय स्केलिंग, स्केलिंग मतलब होता है आपका जो सर्वर है उसको अपग्रेड करना। कैसे स्केल करना, मतलब जब आप, अभी आपका यूजर 10 GB ऑफ रैम है तो वो कंसिडर 100 यूजर को सर्व कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको 1000 यूजर को अगर सर्व करवाना है तो क्या करेंगे, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो जो स्केलिंग होती है दो तरीके की होती है, फर्स्ट होगी वर्टिकल स्केलिंग, फर्स्ट होती है वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 8 GB अभी हम क्या करेंगे, इसकी रैम बढ़ाएंगे, मे बी इसको हम बना सकते हैं 80 GB, ठीक है। एंड अगर 4 GPU है तो उसको हम बनाएंगे 40 GPU, CPU सॉरी 40 CPU। तो क्या अभी ये ज्यादा यूजर को हैंडल कर पाएगा, प्रीवियसली क्रैश हो रहा था ज्यादा यूजर आ गए तो, बट अभी यहाँ पे अगर हमने उसको अपग्रेड कर दिया तो क्या ये ज्यादा यूजर को हैंडल कर पाएगा, क्या लगता है। यस, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यस कर पाएगा, राइट। क्योंकि कंसिडर 8 GB में 100 यूजर को हैंडल कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली 80 GB में वो 1000 यूजर को हैंडल कर पाएगा। एंड ये जो होती है उसको कहा जाता है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके सर्वर है, मतलब आपके सर्वर के रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, 8 GB से हमने 80 GB कर दिया, 4 CPU से 40 CPU कर दिया, बट ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगा, कंसिडर अभी अभी आपके करंटली 100 यूजर्स हैं एंड आपको उसको अपग्रेड करना है, तो डायरेक्टली जब मशीन चल रही है आप अपग्रेड कर सकते हैं क्या, क्या उसको मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, देन आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रैम वगैरह, क्या करना पड़ेगा, सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप ऐड कर सकते हैं, राइट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो जब आप स्केल कर रहे हो तो आपको डाउन टाइम आएगा, डाउन टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए आपका सर्वर आपको बंद रखना पड़ेगा सो दैट आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, डाउन टाइम का। यस, देन सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कंसिडर सम प्रॉब्लम हो गया एंड ये सर्वर क्रैश हो गया, तो क्या होगा,
आपके ऑल 1000 यूजर्स इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, अभी किसी को भी ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। मतलब ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर मतलब क्या होगा, अगर आपका ये जो एप्लीकेशन, आपका ये सर्वर क्रैश हो गया तो आपका सारा का सारा एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगा, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। तो ये दो लिमिटेशन समझ में आ रही है क्या वर्टिकल स्केलिंग के। एक डाउन टाइम होता है, व्हाट यू मीन बाय डाउन टाइम, जब आपको 8 GB से 80 GB करना है तो आपको सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, देन ओनली आप उसमें सारी चीजें ऐड कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। मतलब अगर ये सर्वर क्रैश हो गया तो कोई भी आपका एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। तो वर्टिकल स्केलिंग क्या है एंड उसके लिमिटेशन क्या है, ये दो चीजें समझ में आ रही है क्या? यस। ऑल राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्टिकल स्केलिंग भी यूज होते हैं, बट मोस्टली प्रीफर किया जाएगा सेकंड नंबर की स्केलिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, अभी हम 8 GB से 80 GB नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपका सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, इसकी भी सेम कैपेबिलिटी रखते हैं, 8 GB ऑफ रैम है एंड इसमें 4 CPU है। तो जैसे ही ज्यादा यूजर आएंगे हम इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, हम एक और एक्स्ट्रा सर्वर ऐड करेंगे, ये भी क्या होगा 8 GB 4 CPU। अगर और ज्यादा यूजर आएंगे तो एक और ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 8 GB 4 CPU। तो अभी अगर आपको न्यू सर्वर क्रिएट करना है तो इस सर्वर को स्टॉप करने की जरूरत है क्या? यस, नो, राइट। तो आपका डाउन टाइम आएगा यहाँ पे, नो। एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर जो था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर मतलब अगर ये सिंगल आपका सर्वर क्रैश हो गया तो होल एप्लीकेशन आपका स्टॉप हो रहा था, बट अभी ऐसे हो गया, अगर ये सर्वर क्रैश हो गया तो बाकी के दो सर्वर हैं क्या आपके पास? यस। तो जो वर्टिकल स्केलिंग के दो मेन प्रॉब्लम थे, फर्स्ट डाउन टाइम एंड सेकंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, ये दोनों प्रॉब्लम इस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से सॉल्व हो रहे क्या? यस। समझ में आ रहा है ना ये, या बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है? एक बेसिक आइडिया आ रही है क्या हो रहा है? यस। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं? तो इस केस में जो एक्स्ट्रा यूजर्स है उसको हम दूसरे सिस्टम की तरफ डाइवर्ट करते हैं क्या? यस। तो यहाँ पे क्या किया हमने, आपका एक सर्वर था, दूसरा एक सर्वर बिल्ड किया, तीसरा एक सर्वर बिल्ड किया। मे बी अभी क्या होगा, जो यूजर्स आएंगे आपको, यहाँ से यूजर आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजर है, तो यूजर एग्जैक्टली जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट सर्वर पे, सेकंड पे या थर्ड पे, राइट? ये आपको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड करोगे जब आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हो, एंड इसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर, ठीक है। ये क्या होगा, लोड बैलेंसर, मतलब जैसे ही यूजर आएगा वो सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास आता है, एंड देन लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके किसी एक सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, ठीक है। एंड इसके लोड बैलेंसर के मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं, वो चेक करेगा कि मे बी कौन से सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं है, या फिर उस पे सेंड कर सकता है, या फिर क्या करेगा, पहले इस पे, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे, देन अगेन इस पे, इस तरीके से यूजर को सेंड करने वाला है। तो लोड बैलेंसर क्यों यूज किया हमने, आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, एंड जैसे ही यूजर आएंगे, यूजर को डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, कौन से सर्वर पे जाना है। तो फॉर दैट हम क्या कर रहे हैं, लोड बैलेंसर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, सिंपली आपका जो मल्टीपल सर्वर है उनके ऊपर जो लोड आने वाला है वो बैलेंस करेगा, फर्स्ट सर्वर पे, सेकंड सर्वर पे या थर्ड सर्वर पे वो सेंड करने वाला है, ठीक है। ये लोड बैलेंसर का यूज समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको स्केल करना है एप्लीकेशन, मतलब जहां पे मल्टीपल यूजर आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सर्वर आप बिल्ड करोगे, एंड देन मल्टीपल सर्वर को हैंडल करने के लिए आपको एक लोड बैलेंसर ऐड करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर क्या करता है, यूजर कहां पे सेंड करना है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जैसे यूजर बढ़ जाएंगे आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सर्वर ऐड करेंगे, या फिर यूजर कम हो जाएंगे तो सर्वर को कम भी कर सकते हैं, राइट, डिलीट करेंगे, दो ही सर्वर रखेंगे। तो यूजर के अकॉर्डिंगली हम मल्टीपल सर्वर ऐड कर सकते हैं, यूजर कम हो रहे हैं तो सर्वर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आ रहा है क्या? यस।
समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा सा ऊपर से जा रही है, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। तो तुम्हारो अभी के लिए स्टॉप करते हैं यहीं पे, क्योंकि अगर आगे का जो भी फ्यू थिंग्स है जैसे एपीआई गेटवे, रेट लिमिटिंग वगैरह और ऐड कर दिया तो और ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। तो तुम्हारो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा इमेजेस वगैरह और बेटर वे में एक्सप्लेनेशन के लिए आई विल गैदर एंड फिर से ये जो सिस्टम डिजाइन का पार्ट है उसको थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। देन फ्यू मोर कंसेप्ट है, जस्ट आपको एपीआई गेटवे, रेट लिमिटिंग वगैरह है वो देखना है, जस्ट उनका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, सो दैट अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल यूजर्स आएंगे तो कैसे हैंडल करना है, तो आप एटलीस्ट सम बेसिक कंसेप्ट, स्केलिंग क्या होती है, लोड बैलेंसर्स क्या होता है, इतना तो एक्सप्लेन आप कर सके। ठीक है, ऑल राइट। रेडिस वेक्टर डेटाबेस नहीं है, बट उनमें वेक्टर को भी हम स्टोर कर सकते हैं। रेडिस का एक पार्ट है रेडिस स्टैक, उसमें वेक्टर को भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली वेक्टर डेटाबेस। सर पर जब अपन सिमेंटिक मीनिंग निकाल रहे हैं तो उसमें तो वेक्टर्स से वेक्टर स्टोर हो रहे, बट कंप्लीटली वेक्टर डेटाबेस नहीं है। की वैल्यू के फॉर्म में भी क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट हम क्या करते हैं, तुम्हारा थोड़ा सा और रिपीट करेंगे, मतलब विथ सम मोर एक्सप्लेनेशन एंड देन बाकी की जो भी चीजें थी। ये पहले सिमेंटिक, ये क्लियर है क्या? सिमेंटिक कैशिंग, इतना पार्ट तो क्लियर है सबको? व्हाट इज सिमेंटिक कैशिंग एंड करना कैसे है? क्योंकि तुम्हारा जब हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या लेटेंसी रिड्यूस करने की फ्यू टेक्निक देखेंगे, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है दिस वन, सिमेंटिक कैशिंग। ठीक है, ऑल राइट। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो असाइनमेंट डाल दो। यस यस श्योर, अपलोड कर देता हूँ। या थैंक यू। सर अगर सर्वर अपना ऑन प्रीमाइस पे रहा, क्लाउड पे नहीं रहा, तो उसके इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है क्या? यस कर सकते हैं। वही आपको पहले सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप उसमें उसको मतलब ऐड कर सकते हो ज्यादा रैम वगैरह। वर्टिकल स्केलिंग हो गया ना सर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या है, जहां पे आप मल्टीपल सर्वर ये करना है आपको, तो क्या करेंगे, जो आपका ऑलरेडी एक सर्वर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरा भी एक सर्वर आपको ऑन प्रीमाइस बिल्ड करना पड़ेगा। तो पॉसिबल होता है, प्रीवियसली जब क्लाउड वगैरह नहीं थे ऐसे ही वर्क होता था। इवन जो लार्जर एमएनसी है जैसे गूगल वगैरह, वो भी क्लाउड में है, बट क्या है, फेसबुक वगैरह है, उनका खुद का इसी तरीके से वो हैंडल करते हैं। उनके बहुत ज्यादा मशीन होंगे, जैसे ही यूजर आते हैं तो कुछ मशीन को ऑन करेंगे, कुछ सर्वर को ऑन करेंगे, जैसे ही यूजर नहीं होते मशीन को ऑफ करके रखते हैं। तो ऑन प्रीमाइसेस भी दोनों चीजें पॉसिबल होती है। दत्ता सर, हेलो। यस बोलिए। सर सर टॉपिक से अब मतलब क्वेश्चन है बाहर का है। हाँ हाँ सर जैसे फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इससे रिलेटेड हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, कुछ बताएंगे क्या? फ्रॉड मैनेजमेंट मतलब क्या करना है आपको? फ्रॉड डिटेक्शन। मतलब सपोज मतलब हमारे पास में कुछ सेट ऑफ रूल्स हम डिसाइड करना है, जिसको पास ना कर पाए, तो इससे रिलेटेड कुछ मतलब मैं पर्सनली कनेक्ट करूं क्या आपको? यस यस कर सकते हैं। ओके। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन टुमारो हम क्या करेंगे, ये जो भी सिस्टम डिजाइन का कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा बेटर वे में हम क्या है अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये जो भी कुछ सिस्टम डिजाइन रिलेटेड कंसेप्ट है उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।